सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो हम लोग अभी तमक श्वास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं जिनको तमक श्वास हो गया है। तो तमक श्वास के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में उसको एनालिसिस के, अंशांश कल्पना से समझ के, वह उसमें क्या क्या होता है उसके टाइप समझना बहुत जरूरी है। तो यही तमक श्वास के बारे में हम लोग विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। तो तमक श्वास को तमक श्वास क्यों बोलते हैं, इसका मतलब यह है, इसके अगर हम लोगों ने शब्द के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से देखा ना, तो जब ये श्वास का वेग लगता है, ब्रोंकियल अस्थमा जब होता है ना, तो इसको कॉमन भाषा में दमा बोलते हैं, दमा की बीमारी। तो ये जब होता है ना, तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। दूसरा, तमक श्वास कब होता है, तो रात्रि के समय होता है, जब सब जगह संसार में अंधकार छा जाता है, तभी तमक श्वास होता है। तो हमें ना यह तमक श्वास के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं। और उसके बाद में तमकेतु विरेचनम, तमक श्वास में वमन नहीं बताया, तमक श्वास में विरेचन चिकित्सा बताया। तो क्यों बताया है, क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो तमक श्वास को व्यवहारिक भाषा में दमा यह बोलते हैं। दमा बीमारी जो रहती है वो तमक श्वास ही रहता है, और जिसकी चिकित्सा बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उसी को यह तमक श्वास सबसे भयंकर रूप में है। लेकिन ये क्यूरेबल है। कुछ लोग बोलते हैं तमक श्वास याप पे है, जब तक हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं तब तक वो बीमारी ठीक है, जैसे ही पेशेंट ने अपथ्य शुरू किया तो फिर से वह हो जाता है, इसलिए इसको याप्य व्याधि बताया है। उसी तरह तमक श्वास में अगर हम लोग निदान का विचार करते हैं, तो धूल धुआं का सेवन करना, पहले प्रतिशय होता है, उसके बाद में कास होता है, कास से श्वास होता है, ऐसे जो संप्राप्ति बताई है वह भी है। उसी तरह से कुलज इतिहास भी रहता है, मतलब हेरिडेटरी कॉजेज रहते हैं, अनुवांशिकता से भी होता है कि पहले दादाजी को था, फिर पिताजी को था, फिर बच्चे को आया, या फिर नाना जी माता के मैटरनल उससे आया, तो मातृकुल से आने की वजह से नानी को था, माँ को था, और बच्चे को आया। इस तरह से भी है, कुलज व्याधि के रूप में इसको जाना जाता है। और यह हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा में ये ठीक हो जाता है, लेकिन ये व्याधि आता है, यह ऐसा अनुभव में आया है। इसी तरह से श्वास का वेग जब भी आता है ना, सांस फूलने लगता है, तो आंखों के सामने बहुत ज्यादा अंधेरा छा जाता है, और इसीलिए तमह प्रवेशा, तमह प्रवेशा मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाना, अंधकार छाना, इसलिए इसको तमक श्वास ऐसा बोलते हैं। और इसी तरह से श्वास का वेग जो है वो रात्रि के समय पे ज्यादा आता है, और जब अंधेरा छा जाता है, सूर्य चला जाता है, उस टाइम पे शीतलता आ जाती है, तब यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए बोलते हैं तमसा वर्धते नित्यम। ऐसा श्वास रोग का वर्णन किया गया है। अब रात्रि में जब ये आता है तो बहुत ज्यादा इसका अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यह अगर हम लोग देखेंगे तो कफ का काल जो रहता है, शाम को 6 से 10 बजे तक कफ के काल में ज्यादा रहता है। और सुबह के टाइम में भी देखें अगर, तो 6 से 10 बजे का जो सुबह का टाइम है, कफ का काल है, उस टाइम पे यह ज्यादा प्रभावशाली दिखता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो संप्राप्ति क्या बनी है और इसमें कैसे क्या क्या होता है, वह सारे घटनाक्रम हम लोग देखते हैं। तो इस चरक संहिता में जो श्वास चिकित्सा अध्याय, उसमें इसके संप्राप्ति बताई है कि प्रतिलोमम यदा वायु स्त्रोतांसी प्रतिपद्यते ग्रीवाम शिरस्य संगृह्य श्लेष्माणम समुदीर्य च करोति पिनसम तेन रुद्धो गुगुरकम तथा अतीव तीव्र वेगम च श्वासं प्राण प्रपीडकम प्रताम्यति वेगाच्च कास्यते सन्निरुध्यते प्रमोहम कासमानच्च स गच्छति मुहुर्मुहुः श्लेष्मण्यमुच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः तस्मैव च विष्मोक्षान्ते मुहूर्तं लभते सुखम् अथास्योध्वंसते कंठः शक्नोति भाषितुं न चापि निद्रां लभते श्यान श्वास पीडितः पार्श्वस्यावगृह्णाति शयनस्य समीरणः आसनो लभते सौख्यम् उष्णं चैवाभिनन्दति उषितासो ललाटेन स्वित्तता भृश्यमर्तिमान् विशुष्कास्यो मुहुश्वासो मुहुश्चैवाव गण्यते मेघामुचित प्राग्वातैः श्लेष्मलाश्चाभिवर्धते स याप्यस्तमक श्वासः साध्यो व स्यान्नवोत्थितः। इतना बढ़िया बताया अपने ग्रंथकारों ने कि अगर हम लोग इसका संप्राप्ति देखते हैं तो पहले ना कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, और यह आमाशय समुद्भव है, आमाशय से ही उत्पन्न वाला है। और कुछ लोग बोलते हैं पित्त स्थान है समुद्भव, पित्त स्थान मतलब आमाशय में ही यह उत्पन्न होता है। दूसरा ये बताया जाता है कि ये इसमें क्लेदक कफ जो रहता है वो विकृत रूप से बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, और कफ का स्थान उर प्रदेश भी है, वहां जाके क्लेदक कफ जो है वह अपना रास्ता छोड़ के और वहां पे बहुत ज्यादा जमा हो जाता है।
जो उर स्थान, जो अवलंबक कफ का स्थान है, वहां पर जाके और बहुत ज्यादा कवर कर लेता है और स्थिरता को प्राप्त होता है। वायु जो है वह वायु का भी प्रकोप हो जाता है, उदान वायु प्राण वायु का अवरोध हो जाता है बहुत ज्यादा, जो उनका सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट होता है प्राण वायु का और उदान वायु का, वह भी पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। इसलिए बोला है प्रतिलोमम यदा वायु स्त्रोतान से प्रतिपद्यते, वायु जो होता है वो प्रतिलोम हो जाता है, जबकि उसकी प्राण वायु का गति जो है ऊपर से नीचे होना चाहिए, उदान वायु का नीचे से ऊपर होना चाहिए, तो ये प्रतिलोम अवस्था में हो जाता है। और ग्रीवा शिरस संग्रह श्लेष्माणम समुद्र, ग्रीवा में, सिर में, यहाँ पर जो श्लेष्मा है उन सबको ले जाके और सारा स्त्रोतोरुजन संप्राप्ति कर देता है। करोति पिनसम तेन रुद्ध गुगुरकम, तथा यह बहुत ज्यादा बढ़ता है तो पीनस व्याधि भी हो जाती है और घुरघुर घुरघुर पूरा लंग से आवाज आने लगता है। इसी तरह से वायु अपने स्व प्रकोपक कारण जो है, जैसे कि वायु रुक्ष गुण से बढ़ा है, वायु शीत गुण से बढ़ा है, वायु चल गुण से बढ़ा है, वायु का जो भी है ना, इससे क्या होता है कि श्वास वाहिनियां जो रहती हैं, जो ब्रोंकियोल्स रहते हैं, एल्वोलाइज रहते हैं, ट्रकिया के जो भी एक म्यूकोजल लेयर रहते हैं, पैरेन्कमा, वो सारे संकुचित हो जाते हैं, वहां पर रुक्षता बहुत ज्यादा आती है, वहां पे काठिन्यता बहुत ज्यादा आ जाती है और श्वास नालिका में वायु जो है वो विमार्गक हो जाता है, उल्टा डायरेक्शन में जाने लगता है और प्राण वायु को प्रतिलोम गति हो जाती है। मतलब प्राण वायु जो ऊपर से नीचे जाना चाहिए, हम जैसे सांस लेते हैं तो ऊपर से नीचे जाता है, तो यहाँ पर प्रतिलोम उल्टे डायरेक्शन में आने लगता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि चींटी का ना ऐसे ऐसे चल रहे होते चींटियां, तो आपने अगर वहां पे कुछ ना ऐसे हाथ से कुछ ऐसे कर दिया, चींटियां गड़बड़ा जाती हैं और उनका जो सिस्टम होता है वो सब गड़बड़ा जाता है। उसी तरह से जो प्राण वायु का गति है ऊपर से नीचे की तरफ जाना, अगर वह कफ के अवरोध से अगर प्रतिलोमित हो जाता है, तब फिर ना वह वायु जो है वह तमक श्वास में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें क्या रहता है कि इसका आरंभ कैसे होता है, तो आप लोगों ने रोगार्थकारी जो रोग, निदानार्थक रोग जो पढ़ा है, मतलब एक रोग से दूसरा रोग होना, तो उसमें पहले सबसे पहले तमक श्वास प्रतिशय से होता है। कल मैंने आप लोगों को प्रतिशय पढ़ाया था, तो प्रतिशय सबसे पहले साइनोसाइटिस, रेनाइटिस ये सब हो जाता है, फिर यह जाके क्रॉनिक अवस्था में जाता है, क्रॉनिक रेनाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस ऐसा हो जाता है, जिसको हम लोग जीर्ण प्रतिशय या पीनस बोलते हैं। इसके बाद में खांसी आती है, बहुत ज्यादा कास व्याधि उत्पन्न होती है, और उसके बाद में कफ को अगर दबा दिया गया, कफ का अगर वमन करके शोधन नहीं किया गया, स्नेहन शोधन करके, तो कफ जमा हो के फिर उसके बाद में कास और बढ़ जाता है और पीनस भी बहुत ज्यादा होता है, और पूर्व रूपावस्था में भी ये बहुत ज्यादा दिखने को लगता है। इसके बाद में श्वास का वेग जो है वह कफ काल में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे सुबह 6 से 10 बजे का टाइम, या फिर शाम का 6 से 10 बजे का टाइम, या फिर जो ठंडी का सीजन है, जैसे हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, इसमें तमक श्वास का वेग ज्यादा बढ़ता है। वर्षा ऋतु में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तब ये वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और रात्रि में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बादल जब छा जाते हैं तो उस टाइम पे भी, जो दुर्दिन होता है, जब बादल बहुत ज्यादा छा जाते हैं तब ये बढ़ जाता है, शीतकाल में बढ़ जाता है। और कफकर आहार विहार अगर किया, जैसे कि आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाया, दही का सेवन बहुत ज्यादा किया, दिन में सो गए, तो तमक श्वास का वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये हो जाता है। जब वेग जब आता है ना, तो हम लोग जब चिकित्सा करने के पहले ना हम लोग 2 टाइप का ये डिस्टिंग्विश करते हैं पहले, कि वेगकालीन अवस्था क्या रहती है और अवेगकालीन क्या अवस्था रहती है। तो वेगकालीन, जब वेग आ रहा है श्वास का, तब क्या सिम्टम रहते हैं वह समझ के फिर चिकित्सा करना चाहिए। और एक होता है अवेगकालीन, जब वेग नहीं आया, सांस नहीं फूल रहा है, तब क्या चिकित्सा नहीं। ये चिकित्सा के 2 टाइप्स हैं जो हम लोगों ने, आचार्य लोगों ने इजी करके बताया है। तो जब हम लोग देखते हैं ना वेगकालीन अवस्था, जब वेग आता है श्वास का, बहुत ज्यादा ब्रोंकियल ये जो रहते हैं ब्रोंकस, वो पूरी तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वायु जो है वो रुक्ष गुण से, काठिन्यता से बहुत ज्यादा ऐसे संकुचित कर देता है एल्वेलाइज को, और उसके ऊपर कफ का आवरण रहता है। और कफ कैसे रहता है, तो स्त्यान रहता है, लीन रहता है, बहुत ज्यादा कफ बहुत ज्यादा चिपका चिपका रहता है। बॉडी क्या करती है कि वो कफ को निकालने का कोशिश करती है, लेकिन वो निकाल नहीं पाती है, और जो श्वास नलिकाएं वो एकदम संकुचित हो जाती है। तो इसमें ना बहुत ज्यादा ऐसे रिफ्लेक्स आता है, सांस बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स आता है, जीव न मतलब जो ये शरीर है ना, वो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा तड़पन हो रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा सा कफ निकल जाता है तो थोड़ा सा आराम लगता है, और उसके बाद में फिर से खांसी आने लगती है, खांस खांस के फिर ना श्वास का वेग आने लगता है। इसी तरह से श्वास, अगर पेशेंट सोता है,
आसनो लभते सुखम आसनो लभते सुखम शयानो श्वास पीड़िता। ऐसा बताया है कि जब पेशेंट बैठा रहता है तो उसको अच्छा लगता है, जैसे ही वो लेटेगा वैसे ही उसका श्वास का वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट को रात रात भर बैठ के रहना पड़ता है, इतना ज्यादा सांस का वेग होने लगता है। एलोपैथी में इसको ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं। और अस्थमा में वो लोग अगर ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक्स वगैरह से नहीं हो रहा है ठीक, तो वो लोग क्या करते हैं कि साल्बेटामॉल या एस्थेलिन, ऐसे जो ब्रोंको डायलेटर्स रहते हैं आर्टिफिशियल, वो केमिकल्स देते हैं और वो पंप लगा के फिर रहना पड़ता है। यह बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। बहुत सारे क्या है कि हमारा जो श्वास है उसी पर पूरा जिंदगी टिका हुआ है। अगर सांस ही नहीं लेंगे, ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा, तो इंसान पूरी तरह से हेपोक्सिक होकर पूरी तरह से मर जाएगा। तो इसीलिए और श्वास कृच्छता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। यह ना कफ जो है विमार्गक होके, क्लेदक कफ जो है वो विमार्गक होके प्राणवत स्रोत को पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व कर देता है, पूरी तरह से दुष्टि हो जाती है। पूरा जो फुफ्फुस है, पूरा जो उसके श्वास नलिकाएं हैं वह पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती हैं, पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इसमें ज्यादा ये कंडीशन रहती है। और स्त्रोतोदुष्टि के लक्षण में संग बताया है। तो संग जो रहता है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो भाव पदार्थ है, वायु है, वह पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, वायु अटकता है। वायु जितना अटकेगा उतना और ज्यादा श्वास कृच्छता होने लगती है। और हमें बॉडी का नीड है, एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। अब वो श्वास ही नहीं मिलेगा, जाएगा नहीं, रास्ता ही ब्लॉक हो गया, तो इसलिए सांस फूलने लगता है। और हम लोगों ने ये शारंगधर संहिता में बताया है कि श्वसन की प्रक्रिया देखा है कि हम लोग श्वास और विश्वास कैसे लेते हैं, और जो अंबर पीयूष है वो लेके कैसे प्राणवायु आती है अंदर में, विष्णु चरणामृत, ये सब बताया है, विष्णु पदामृत। तो इस तरह से हम लोग को श्वास का नॉर्मल फिजियोलॉजी तो फर्स्ट ईयर बीएमएस में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर विकृति हो जाता है और इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे श्वास में, तो सेरेटस एंटीरियर, पेक्टोरल माइनर, फिर स्टर्नोमेस्टोइड, इरेक्टस स्पाइनी, ये सारे मसल्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उसी तरह से लेटिसमस डोर्साई, यह मसल भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। और यह श्वास का वेग ज्यादा बढ़ता है तो कॉर्परमल हो जाता है, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है, मिट्रल स्टेनोसिस इसमें भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि एक अवयव दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। अगर फुफ्फुस में कुछ प्रॉब्लम होता है, हार्ट को भी प्रॉब्लम होती है, व्यान वायु का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो और हृदरोग के अगर हम लोग वैसे देखें तो स्वतंत्र व्याधि परतंत्र व्याधि में भी देखें तो हृदरोग में भी तमक श्वास रहता है। मतलब मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल वॉल का स्टेनोसिस होता है, उसमें भी श्वास तमक श्वास के लक्षण आते हैं। या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, उसमें भी तमक श्वास के सिम्टम आते हैं। तो इसीलिए ना जो हृदय है वह अच्छे से रक्त विक्षेपण का कार्य नहीं कर पाता है, तो यह तमक श्वास में सारे सिम्टम देखते हैं। आसनो लभते सौख्यम श्यानो श्वास पीड़िता, यह जो लक्षण बताया है इसको ध्यान में रख के हम लोग को पेशेंट में डायग्नोज करना पड़ता है कि ऐसा ही सिम्टम है कि नहीं। और कभी कभी हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है तो उसको कार्डियक अस्थमा बोलते हैं, तो उसको जानना बहुत जरूरी रहता है। उसी तरह से श्वास वेग जो रहता है वह अगर बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो पेशेंट ना मोहित हो जाता है, मोह में रहता है, डिल्यूरियम में रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझ ही नहीं आता है। और उसको ना बहुत ज्यादा पसीना आता है, जब सांस फूलने लगता है तो पसीना बहुत ज्यादा आता है, सिर पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, छाती में बहुत ज्यादा पसीना आता है। और जब कफ वात प्रधान रहेगा तो ये जब ठंडी का जो कुछ भी अगर ठंडा हवा लगा तो ये और ज्यादा वेग बढ़ जाता है। इसी तरह से व्याधि जो है वह अपथ्यकर आहार विहार के बढ़ने से ही होती है। मतलब मिथ्या आहार विहार अगर किया है, बहुत ज्यादा रात्रि जागरण किया है, दीवा सौंप किया है, अति मैथुन किया है, अति चंक्रमण किया है, अध्वगमन किया है, यह अगर जो मिथ्या आहार विहार और कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन बहुत ज्यादा किया है, कॉन्स्टिपेशन है मतलब मलावष्टम्भ है, तब भी ये बहुत ज्यादा, यहाँ ऋतु बदल जाता है, ऋतु विपर्य होता है। मतलब अभी 4-5 दिन पहले बहुत महाराष्ट्र में बारिश हो रही थी, तो उस टाइम पे श्वास का वेग बहुत ज्यादा हो गया, बादल छा गए तो वहां ठंडी हवाएं बहने लगती है, तो उसकी वजह से श्वास का वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको हमें तमक श्वास को कब कब ये बढ़ रहा है उसका एनालिसिस करना चाहिए, और पेशेंट को हम किस तरह से रिकवरी दे वह भी सोचना चाहिए। इसी तरह से तमक श्वास का वेगावस्था और अवेगावस्था उसको जानना बहुत जरूरी होता है। श्वास का वेग जो रहता है वो कुछ मिनट तक रहता है, कुछ सेकंड तक रहता है, कुछ घंटों तक रहता है। वह हर पेशेंट, दुष्टम देशम कालम प्रकृति अनलम भया, हर पेशेंट में कितनी उसकी प्रतिकार शक्ति है उस पर डिपेंड करता है। किसी को बहुत कंटिन्यू
15-15 मिनट तक श्वास का वेग लगता है, किसी किसी को 1-1 घंटे तक लगता है, और जब तक पंप ना दिया जाए तब तक उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है, तो इसीलिए इसको हम समझना बहुत जरूरी है। और इसमें दोष दृष्टि स्त्रोतो वैगुण्यता, स्त्रोतो वैगुण्यता मतलब स्त्रोतस अवरुद्ध होके स्त्रोतस का कार्य अच्छे से न होना, दोषों की दुष्टि होना, मतलब इसमें कफ और वायु इसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। और ये पित्त स्थान है समुद्भव, हिक्कार श्वास है पित्त स्थान, मतलब पित्त स्थान मतलब आमाशय से उत्पन्न होता है। क्योंकि हम लोग जब भी खाना खाते हैं ना, तो वो पहले जाठराग्नि की क्रिया होती है और मधुर अवस्था पाक होता है, मधुर अवस्था पाक में ही कफ बनता है प्राकृतिक रूप में। जब मतलब कफ का आहार विहार करेंगे तो यह कफ जो है वो स्त्यान बहुत ज्यादा निकलेगा, और बहुत ज्यादा स्निग्ध निकलेगा, बहुत ज्यादा, और उसमें इतना ये रहेगा कि लंग्स में जाके और वो चिपक जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि लंग्स में हमेशा ना ये जाता है, ऑक्सीजन जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो बॉडी ने प्रोटेक्ट करने के लिए कफ को वहां पे रखती है कि उससे छिल ना जाए, कट ना जाए। इसलिए म्यूकोजल मेम्ब्रेन रहता है, सीलिया रहता है, वह क्या करता है कि लुब्रिकेट करके रखता है। अब जब कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें खाई, बहुत आइसक्रीम खाया, दही वगैरह खाया, तो इससे क्या होगा कि कफ विकृत रूप में बहुत ज्यादा जमा होगा, मतलब एक एक सेल में कफ जाके जमा हो जाता है, और वह क्या करता है अवरोध करता है, और एल्वोलाइज ब्रोंकियल्स को ओपन ही नहीं होने देता, ये बहुत मुश्किल से ओपन होने देता है। जब वो बहुत मुश्किल से होगा तो इंसान का ना धड़कन बढ़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, यह तमक श्वास होता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से तमक श्वास जो है या वेगावस्था अवेगावस्था, वेगावस्था में तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, सर पकड़ ले, मतलब ये मूर्छा आने लगता है, भ्रम होने लगता है, श्वास कृच्छता बहुत ज्यादा हो जाती है। अवेगकालीन अवस्था में ये सब नहीं रहता है, मतलब उसका वेग जो है रिफ्लेक्स है वह सब नहीं आता है, तो इसको हमें देखना चाहिए। इसी तरह से तमक श्वास को दोषानुबंध के हिसाब से दो टाइप का देखना चाहिए। अगर एक देखेंगे तो वात कफ जन्य रहता है, एक रहता है कफ भूइष्ठ तमक श्वास, जिसमें बहुत ज्यादा अवरोध रहता है। कफ भूइष्ठ जब रहता है तो उसमें कफ स्थीवन जो है, बलगम जो है वो बहुत ज्यादा निकलता है, कफ जो होता है वो जल्दी जल्दी निकलता है, छुट छुट के निकलने लगता है। और उर परीक्षण में अगर देखेंगे तो इसमें ना मरमर या मतलब लंग्स में अगर देखेंगे क्रिपिटेशन और रोंकाई, हार्ट में मरमर होता है और क्रिपिटेशन और रोंकाई, कबूतर जैसे बोलता है वैसा आवाज ना स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं, तो वहां पर कंजेशन बहुत ज्यादा होता है, तो कबूतर जैसे बोलता है वैसा रोंकाई की आवाज आती है। और जब दरवाजा, कोई पुराने दरवाजा में तेल नहीं डाला है तो जो दरवाजा से खुलता है बंद होता है तो टर टर आवाज आती है, वैसा जो आवाज आता है वो उसको क्रिपिटेशन बोलते हैं। तो यह तमक श्वास के पेशेंट में जब कफ भूइष्ठता रहती है तब यह बहुत ज्यादा सिम्टम टिपिकली दिखता है। इसी तरह से वात भूइष्ठता रहेगी तब खांसी जो है वो सूखी खांसी आती है, और बहुत ज्यादा खांसने के बाद थोड़ा सा कफ निकलता है, और पूरा अगर हम लोग लंग्स देखेंगे तो क्रिपिटेशन जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा आने लगते हैं, मतलब उसमें, और वो ड्राइनेस घर घर आवाज बहुत ज्यादा आती है वायु की वजह से, वायु जो है वो अच्छे से नहीं निकल पा रहा है। और ये तमक श्वास जो वात भूइष्ठ रहता है वो ज्यादा कष्टकारी रहता है, क्योंकि इसमें एल्वोलाइज और ब्रोंकियल्स होते हैं वो रुक्ष हो जाते हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आता है, तो ये कष्टकारी रहता है क्योंकि इसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। कफ भूइष्ठता जो रहता है, कफ में इतना ड्राइनेस नहीं रहता है, रहता है दोनों में वायु का अनुबंध तो रहता है, लेकिन तमक श्वास जो कफ भूइष्ठ है उसमें कम रहता है, और वात भूइष्ठ जो रहता है वो असाध्य तक लेके जाता है, इतना ज्यादा उसमें ड्राइनेस रहता है। इसलिए जब हम चिकित्सा करते हैं ना तो कंटकारी घृत, पिपल्यादि घृत या अच्छ घृत पान का सेवन कराते हैं, जिससे ना वायु का शमन हो और जो कफ जमा है वो स्नेहन करने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और वो निकलने लगे। जब स्वेदन करेंगे तो और पिघल जाएगा वो, इसलिए स्नेहन स्वेदन कराना बहुत जरूरी रहता है। इसी तरह से प्रतमक और संतमक श्वास रहता है, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जब ज्वर रहता है और मूर्छा रहता है, श्वास के साथ में बुखार भी आ रहा है और चक्कर आके बेहोशी आ रही है, तब उसको संतमक और प्रतमक बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो इसके लिए क्या बोला गया है, चरक चिकित्सा स्थान 17 में 60 से 61 नंबर का श्लोक क्या बता रहे हैं कि ज्वर मूर्छा परितस्य विद्यात् प्रतपकम तु तम उदावर्त रजो जीर्ण क्लिन्न काय निरोधजा तमसा वर्धतेत्यर्थम शितेश्चाशु प्रशाम्यति मजस्तमस्तव शिवास्य विद्या संतमकम तु तम। मतलब जब श्वास का वेग के साथ में ज्वर होता है, मूर्छा होता है, और उसमें ये अनुबंध रूप में जो छोटे व्याधियां रहती हैं वह भी साथ में आ जाती है। जैसे कि एक सेनापति है, जैसे कि जनरल विपिन रावत जा रहे थे तो इतना बड़ा ऑफिसर है, तो उनके साथ में बहुत सारे और भी 13 लोग थे जो उनकी सिक्योरिटी के लिए थे, बहुत सारे विंग कमांडर थे, आर्मी के जवान थे, बहुत सारे थे। वैसे ही श्वास व्याधि के साथ में अनुबंध में
या बहुत ज्यादा अगर और व्याधियां होती हैं जैसे ज्वर और मूर्छा रहती है तो उसको हम प्रतमक श्वास बोलते हैं। और अगर धूल धुआं ये इसका कारण से क्लिन्नता और ज्यादा बढ़ रही है, अति वृद्धावस्था है, बुढ़ापे में श्वास का वेग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यह प्रतमक श्वास के लक्षण, ये बहुत ज्यादा ज्वर और मूर्छा जैसे सिम्टम आ जाते हैं। तमक श्वास जो रहता है इसमें कभी कभी पित्त अनुबंध रहता है, तब उसको प्रतमक या संतमक ऐसा श्वास बोला जाता है। संतमक में तो ये रहता है कि ज्वर मूर्छा बहुत ज्यादा रहते हैं, पित्त प्रधान लक्षण ज्यादा रहते हैं, दाहा पाक भी बहुत ज्यादा रहते हैं, आंखों के सामने बहुत ज्यादा अंधेरा छाने लगता है, अंधेरे में डूब गए हैं, इस तरह का श्वास का वेग आता है और फिर ऐसा लगता है कि अंधेरे में डूब गए हैं, बहुत ज्यादा अंधेरा छा जाता है और मानसिक प्रलाप भी बहुत ज्यादा होने लगता है, तब हम इसको संतमक श्वास बोलते हैं। जब पित्तानुबंधी जब रहता है तो इसमें पित्तानुबंधित्व यह समझना बहुत जरूरी है, तब यहाँ पर शीतल उपचार करना पड़ता है क्योंकि पित्त को शमन करना बहुत जरूरी है। संतमक और प्रतमक है, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग बोलते हैं, लेकिन वो ज्यादातर आचार्य लोग बोलते हैं संतमक और प्रतमक एक ही व्याधि है, उसका ही दो टाइप इन्होंने आचार्य लोगों ने बताया है। तो हमें ना ये जानना बहुत जरूरी है कि संतमक श्वास में कैसे चिकित्सा करना है, प्रतमक श्वास में क्या चिकित्सा करना है, इसको बहुत जानना बहुत जरूरी रहता है। अब मैं चिकित्सा पे आता हूँ, तमक श्वास की चिकित्सा कैसे करना है। अभी तक मैंने जो भी बताया वो सारा मैंने क्या बताया, तो मैंने अभी तक ये बताया कि ये श्वास कैसे होता है, ब्रोंकियल अस्थमा कैसे होता है, इसमें लक्षण क्या होते हैं, इसमें हेतु क्या रहता है, संप्राप्ति क्या रहता है, इसके टाइप्स कौन से रहते हैं, वेगावस्था कौन सा रहता है, अवेगावस्था कौन सा रहता है, ये सब मैंने आप लोगों को अभी बताने का कोशिश किया। अभी यह जो भी चीज है ना, ये ज्यादातर पेशेंट जब देखते हैं तब ये और अच्छे से समझ आता है हमारे पास। केवल मैं थ्योरेटिकल यहाँ बोल बोल के जाऊंगा, अगर आप पेशेंट नहीं देखेंगे तो ये तमक श्वास समझ नहीं आएगा। आप लोग यहाँ इनबॉक्स में लिखते जाइए, आप लोग के पास जब तमक श्वास के पेशेंट आते हैं तो कैसे कैसे सिम्टम आप लोगों ने देखे हैं, आसपास के बड़े बुजुर्ग वगैरह जो लोग को हैं अस्थमा के प्रॉब्लम, तो आप लोगों ने क्या अनुभव किए वो सारा यहाँ पर लिख दीजिए। तमक श्वास की चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो रोगी का बल और अबलता यह देखते हैं कि रोगी बलवान है कि रोगी दुर्बल है, और कौन से दोषों का अनुबंध है, मतलब कफ भूयिष्ठ है कि पित्त भूयिष्ठ है कि उसमें वायु भूयिष्ठ है। ज्यादातर वात कफात्मक ही रहता है, और जब वायु का रहेगा तो रुक्षता बहुत ज्यादा रहेगी, ड्रेनेज बहुत ज्यादा रहेगा, कफ भूयिष्ठता रहेगा तो कफ निकलेगा और बलगम बहुत ज्यादा निकलता है। पित्तानुबंधी रहेगा तो संतमक और प्रतमक बताया है, तो उसमें बहुत ज्यादा दाह पाक बहुत ज्यादा होगा, चक्कर आएगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, घबराहट बहुत ज्यादा होगा, ये पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हमें दोषों का अनुबंध देखना चाहिए। और जब वेगावस्था रहती है, मतलब बहुत ज्यादा सांस बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, अभी ठंडियों में बहुत ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि दोषों की चिकित्सा, दोषों को शमन करने वाली चिकित्सा करना है। वायु का अनुलोमन, प्राण वायु का अनुलोमन करना है, अपान वायु का अनुलोमन, फिर उदान वायु का अनुलोमन नीचे से ऊपर जाने के लिए, व्यान वायु का अनुलोमन, तो समान वायु का अनुलोमन मतलब अग्नि को अच्छा कर देंगे तो समान वायु का कार्य। इस तरह से हम लोग जब करते हैं ना तो स्थान वैगुण्यता जो रहती है वह दूर होके और यह व्याधि को ठीक करना बहुत इजी चला जाता है। वेगकालीन अवस्था जब रहती है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो हमें क्या देखना है कि रोगी दो टाइप के आते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा या तमक श्वास के दो टाइप के रोगी आते हैं। एक होते हैं जो बलवान रोगी होते हैं, एक रोगी होते हैं जो दुर्बल रोगी होते हैं। तो बलवान रोगी को हम लोग वमन दे सकते हैं, 7 दिन स्नेहपान कराइए और स्नेहपान कराने के बाद फिर उनको स्वेदन कराइए और उसके बाद में एक दिन विश्राम काल रख के और फिर उनको वमन कराइए। ये ज्यादातर क्लासिकल मेथड यहाँ महाराष्ट्र में किया जाता है। और उसके बाद में संसर्जन कम करे, तो जब उल्टी होती है ना तो बहुत ज्यादा कफ निकलता है, लेकिन अगर रोगी का बल कम है और उसको उल्टी कराना पॉसिबल नहीं क्योंकि अवरोधात्मक संप्राति बहुत ज्यादा है और अग्नि भी मंद है, तब तमकेतु विरेचनम ऐसा बताया है कि तमक श्वास में विरेचन चिकित्सा करना चाहिए। जब कफ बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है कि हम ऊपर से निकालेंगे तो और श्वास कृच्छता होगा, सांस लेने में और तकलीफ होगा और वो बहुत ज्यादा अवरोध करेगा, तो पेशेंट को मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ऐसे पेशेंट में जहाँ पर कफ बढ़ा हुआ है, पेशेंट दुर्बल है, तो उनको विरेचन चिकित्सा बताइए, वह हमें देखना चाहिए। और शमन उपचार में हम लोग जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य दे रहे हैं जो कफ की चिकित्सा कर रहे हैं, यहाँ कफ की चिकित्सा करना है, वायु को अनुलोमन करने की चिकित्सा करना है। तब हम लोग स्नेह युक्त स्नेह पान कराते हैं, बहुत सारा घृत पिलाते हैं, सिद्ध घृत पिलाते हैं, अच्छ घृत पिलाते हैं, युष कल्पनाएं देते हैं और बहुत सारे मेडिसिन देते हैं, स्वरस वगैरह देते हैं, जैसे कंटकारी का स्वरस दे दिया और फिर जो शुंठी सिद्ध मासरस है उसका यूज दे दिया, स्नेहन में
कंटकारी घृत दे दिया, उसके बाद में महानारायण तेल पीने के लिए दे दिया, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और कफ दोष अगर उत्कृष्ट नहीं है और रोगी दुर्बल बहुत ज्यादा है तो स्वेदन न करके शोधनोपक्रम किया तो वायु का प्रकोप होना बहुत जरूरी, मतलब ये हो ही जाता है। इसलिए स्नेहन शोधन होना बहुत जरूरी है जिनमें दुर्बल रोगी हैं, उसके बाद ही शोधन करना चाहिए। और शोधन भी एकदम तीक्ष्ण शोधन नहीं देना है। कल किसी ने बताया था कि हमने संभाषा में कोई तो वैद्य आए थे, वो बोल रहे थे कि कोई मैडम थी कि मैंने बहुत ज्यादा तीक्ष्ण विरेचन दिया तो वायु का प्रकोप हो गया और पेशेंट क्रूर कोष्ठी है। एक डॉक्टर वैशाली मैम आई थी शायद, तो उनका यही कहना था कि हमने बहुत ज्यादा तीक्ष्ण विरेचन दिया तो उनको ना वायु का प्रकोप होकर व्याधि बढ़ गई। तो उसमें हमें कितना विरेचन देना है, स्ट्रांग देना है कि मध्य देना है कि मृदु देना है, वो पेशेंट के बलाबल इस पे हमें देखना चाहिए। और कितना स्नेहन हुआ है, सम्यक स्निग्ध के लक्षण नहीं है और आपने तीक्ष्ण विरेचन से इच्छा वेदी वगैरह दे दिया तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। और स्वेदन भी है, उसमें दोषों का तर तामत्व देखते हैं। और पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित है और आपने बहुत ज्यादा स्वेदन दिया तो उसका पित्त प्रकोपित होगा, ज्वर मूर्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पेशेंट को दाह पाक बहुत ज्यादा होगा। इसलिए स्नेहन और स्वेदन कितना देना है वो पेशेंट टू पेशेंट वह देखने से ही पता चलता है। कफ भूयिष्ठ अगर बहुत ज्यादा है तो वमन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो वमन के पहले उर प्रदेश में लवण और सरसों का तेल, लवण और कोई भी तेल, तिल का तेल यूज करें, सरसों का तेल ज्यादा अच्छा रहता है, उसको पूरी तरह से लगा के फिर स्वेदन करें। अभ्यंतर स्नेह के लिए तेल का प्रयोग करें या अच्छ घृत का प्रयोग करें या कंटकारी घृत का प्रयोग करें, जैसा आप लोग को है। हम लोग तो ऐसे क्लासिकल देखते हैं तो अच्छ घृत पानी कराते हैं और वह ज्यादा अच्छा रहता है। शमन के लिए हम लोग कंटकारी घृत या वगैरह नहीं देते हैं, शुंठी सिद्ध नहीं देते, मतलब शमन के लिए देते हैं, शोधन के लिए नहीं देते हैं। उसी तरह से जब हम स्नेहन कराते हैं तो स्त्रोतस मृदु हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में वमन देना चाहिए स्नेहन शोधन कराने के बाद। तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं तो मदन फल, बचा, यष्टि मधु, पिप्पली, सेंधा नमक, मधु, ये सब का प्रयोग कराते हैं तो बहुत अच्छे। या फिर लवण जल के साथ कराते हैं, मतलब नमक में पानी घोल दिया और वह वमन कराया, या इक्षु रस का सेवन कराया, या दूध का प्राशन कराया, या यष्टि मधु फांट का प्रयोग कराया। कोई वमनोपक द्रव्य और वमन द्रव्य, वमन द्रव्य में मदन फल श्रेष्ठ है, उसका प्रयोग करा दिया तो जैसे ही कफ निकलता है ऐसे गाढ़ा गाढ़ा 1-1 किलो कफ निकलता है उल्टी में, इतना गाढ़ा गाढ़ा निकलता है तो पेशेंट को पूरा रिलैक्स हो जाता है, फिर श्वास लेना बहुत अच्छा होता है। और वो पूरा स्त्यान कफ जो है उसको सॉफ्ट कैसे किया तो घृत पान करा के जो स्त्रोतों में चिपका है वह स्त्रोतस पूरा जब स्निग्ध हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं और वे स्वेदन देते हैं तो पिघल के फिर शाखा से कोष्ठ में आते हैं और कोष्ठ से हम लोग ये वमनोपक द्रव्य और वमन द्रव्य देके, वामक द्रव्य देके उल्टी करा के निकाल देते हैं। इसी तरह से इसमें अगर और भी दोष लीन है तब क्या करना है तो धूम्रपान करना है। धूम्रपान हम भी विधि का हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अष्टांग हृदय का सेशन होता है 7 से 8 बजे मॉर्निंग। तो धूम्रपान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं तो धतुर पत्र, धतूरा का पत्ता, मनशिला और फिर ये जो बाजरी होता है बाजरा उसका आटा, ऐसे द्रव्यों को प्रयोग कराना है इंटरनल मेडिसिन के रूप में। बाजरी का आटा जितना खिलाएंगे उतना गर्मी बढ़ेगी और फिर वो क्या होगा कि कफ छूटने लगेगा और तो उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। धूम्रपान अगर कराना है तो मनशिलादि धूप बताया है, उसका सिगरेट जैसा बना के मनशिलादि धूप का सेवन कराना चाहिए। धतुर पत्र का उसमें मनशिला डाल के और उसका बीड़ी जैसा बना के और उसका सेवन कराना चाहिए। तो इससे ना श्वास नलिकाएं जो होती है वो खुल जाती हैं, कफ जो चिपका चिपका है वो खुल जाता है और श्वास लेने में बहुत अच्छा लगने लगता है। और धतूरा जो है उसका ही कनकासो बनता है तो वो ब्रोंकोडायलेटर है, मतलब गॉड गिफ्टेड है ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकस को पूरी तरह से खोल देता है, श्वास वगैरह को लेना छोड़ना ये बहुत इजी चला जाता है। तमक श्वास के वेगावस्था में विरेचन यह चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तमकेतु विरेचनम, तमक श्वास में विरेचन चिकित्सा जो है वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, ऐसा आचार्य चरक संहिता में चरकाचार्य जी ने लिखा है। और चिकित्सा स्थान जो है वह सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है, तो उसमें जो प्रिंसिपल बताए वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए विरेचन कराने से क्या होता है कि पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। बहुत तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है, ऐसा देना है कि पेशेंट का कोष्ठ के हिसाब से उसको साथ में हो, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा ना दे कि पेशेंट को एडमिट करना पड़े, इसको ध्यान में रखिए। तो क्या होता है मार्गावरोध जन्य जो संप्राप्ति होती है विरेचन से वो पूरी तरह से निकल जाती है, वायु अनुलोमित होता है, कोष्ठ शुद्धि होती है, जो कोष्ठ शुद्धि होती है उसके बाद संसर्जन गम कराते हैं, फिर अग्नि की वृद्धि होती है। तो यह जो पूरा बॉडी इम्बैलेंस्ड है वो बैलेंस होने लगता है, इसलिए इसका प्रयोग तमकेतु विरेचन कराने से बहुत अच्छा होता है। और ये पित्त स्थान समुद्भव ऐसा बताए हुए, पित्त के स्थान में समुद्भव रहता है, अग्नि मान्यता इसमें रहता है, क्लेदक विकृत रहता है। जब हम विरेचन कराते हैं तो पित्त स्थान शुद्ध हो जाता है, पूरा पित्त धराकला शुद्ध हो जाता है,
और जैसे ही वो शुद्ध होगा, वायु अनुलोमित होगा, तो जो रिफ्लेक्स आ रहा था वो रिफ्लेक्स आना बंद हो जाता है, क्योंकि हमने दूषित वायु जो है, मूड वायु और जो प्रतिलोमित वायु है उसको हमने निकाल ही दिया, तो फिर वायु का सर्कुलेशन अच्छे होने लगता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। इसी तरह से चरक चिकित्सा में तमक श्वास में क्या चिकित्सा बताया, तो बताया यद किंचित कफ वातग्नम उष्णम वातानुलोमनम भेषजम पानमन्नम वा तदितम श्वास हिक्किनो। मतलब कोई भी ऐसी द्रव्य जो कफ पे चिकित्सा हो और उष्ण चिकित्सा हो और वायु का अनुलोमन करे, जो भी चिकित्सा आप लोग दें जो वायु का अनुलोमन करे, प्राकृत अवस्था में वायु का गति जो है उसको ठीक कर दे, वैसे ही भेषजम पानम अन्न पानम, मतलब मेडिसिन की भी ऐसी योजना करिए, पीने के लिए भी सूप वगैरह का प्रयोग करिए, अन्न का भी प्रयोग करिए, वही श्वास और हिक्का व्याधि में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा रहता है। और उसी तरह से वेगावस्था रहता है, तो हम लोग शोधन जो भी दे रहे हैं तो इतना जोर का बहुत ज्यादा स्ट्रांग मदन फल देके कि एक ही बार ठीक कर दो ऐसा सोच के नहीं देना है। मदन फल का भी क्वांटिटी जितना पेशेंट के हिसाब से सुटेबल है उतना ही हमें वमन के लिए प्रयोग कराना है। फिर ऐसा बता रहे कि बात प्रधान अगर श्वास है तो उसमें बहुत ज्यादा ना तकलीफ बहुत ज्यादा होने लगती है, श्वास कृच्छता बहुत ज्यादा होती है, रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर घृत पान कराना सर्वश्रेष्ठ रहता है। और आचार्य लोगों ने ऐसा बताया कि नारायण तेल, महानारायण तेल अगर एक 2-2 चम्मच सुबह शाम अगर पिला दिया जाए तो उससे क्या होगा कि वह पूरा स्नेहन करेगा, और तेल खुद भी उष्ण रहता है, वह स्त्रोतों को जो हार्ड हो गए, ड्राई हो गए और काठिन्यता आ गई, उन सबको नारायण तेल या महानारायण तेल सॉफ्ट कर देता है। जितना सॉफ्टनेस आएगा उतना श्वास लेने में पेशेंट को रिलैक्स होने लगेगा। इसी तरह से कफ प्रधान जो श्वास है उसमें बहुत ज्यादा कफ स्थिवन होता है, बहुत ज्यादा कफ निकलता है, बलगम बहुत ज्यादा कंटिन्यू निकलते रहता है, तब इसमें बाह्य स्नेहन देना है, बाह्य स्वेदन देना है। और औषधि कल्पों में श्वास कुठार रस जो है सबसे बेस्ट दवाई है श्वास के लिए। उसी तरह से श्लेष्मांतक रस करके एक दवाई आता है, वह बहुत अच्छा है। समीर पन्नग रस बहुत अच्छा है, चतुर्भुज कल्प अच्छा है, मल्ल सिंदूर बहुत अच्छा है। ये सारे श्रेष्ठ दवाइयां हैं। तो इसलिए, और हमारे पास अभी कोरोना के टाइम पे भी तमक श्वास के पेशेंट बहुत सारे मिले, उनको जैसे ब्रोंकियल एम्फेसेबा या ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियाक्टाइसिस, निमोनिया, ऐसे बहुत सारे सिम्टम दिखे। फिर फाइब्रोसिस ज़्यादा वो बढ़ गया तो ILD, ऐसे बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स दिखे, और फिर वह ना बहुत ज़्यादा असाध्यावस्था में गया और फिर अरिष्ट सूचक लक्षण आके मृत्यु तक हो गई। तो इसीलिए हमें पेशेंट को आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग चिकित्सा दे रहे हैं तो ये सारा श्वास कुठार रस है वो अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कफ भूइष्ठ जो श्वास होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें काली मिर्च है, एक एक मिर्चम दत्वा खलवे सूक्ष्म विमर्दित, ऐसा बताए। काली मिर्च एक एक डाल के और खलते जाना है, फिर काली मिर्च डालना है, फिर खलते जाना है, फिर इतना जो संस्कार होता है खलव यंत्र से में, तो उससे वो गुणकारी बन जाता है। कंपनी में से ज्यादा अपना खुद का बनाया बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो जो मरीच है वो रुक्ष उष्ण है, और ये क्या करता है कि कफ को पूरी तरह से सुखा देते हैं, क्योंकि रुक्ष गुण, मरीच जो है वो रुक्ष गुणात्मक रहता है, और कफ यहाँ पे स्त्यान है, स्निग्ध बहुत ज्यादा है, लीन है, तो वह रुक्षता उत्पन्न करके कफ को निकला देता है, पिघला देता है और निकाल देता है। उसी तरह से सिंदूर कल्प, कस्तूरी के विविध कल्प, इनका प्रयोग करने से, जैसे रस सिंदूर दे दिया, समीर पन्नग रस दे दिया, फिर श्वास का चिंतामणि, स्वर्ण कल्प में श्वास का चिंतामणि, ये बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से यष्टि मधु, फिर उसके बाद में पुष्कर मूल हो गया, त्रिकटु हो गया, पंचकोल हो गया, पिपली पिपली मूल, चव्य चित्रक शुंठी, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। श्वास के वेग में कभी कभी इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, और तो उसमें हम लोग को इमरजेंसी कंडीशन में स्नेहन करना है और स्वेदन देना है। हर 2-2 घंटे में महानारायण तेल देना है, या फिर यष्टि मधु का फांट देना है 2-2 घंटे में, या 10-10 मिनट में देना है। यष्टि मधु का फांट मतलब गर्म पानी लीजिए, 1 चम्मच यष्टि मधु डालिए, मिक्स कर दीजिए, और वह जब लेते हैं ना तो कफ को भी, वह स्वरग्न भी है, और यष्टि मधु जो है वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को ये करता है, सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि स्निग्ध होता है। इसलिए यष्टि मधु का फांट देना बहुत अच्छा रहता है। और जब यह उपक्रम तब तक करना है जब तक श्वास का वेग जो है वह कम नहीं होता है। श्वास को ठार रस देने से भी बहुत अच्छा मुझे फायदा हुआ है। क्षार का भी प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मनशिला, यष्टि मधु, धतुर पत्र, इसका अगर धूमपान कराया जाए श्वास के वेगावस्था में तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इससे धूम से जो श्वास वाहिनियों का जो संकोच है वो खुल जाता है, क्योंकि कफ निकल जाता है और वायु अनुलोमित होती है, और धुएं में धूमपान करते हैं तो धुआं गरम गरम जाता है, तो वो पूरा कफ जो संप्राप्ति हुई है वो सबको खोल देगा। तो इसीलिए धूमपान का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अवरोधात्मक संप्राप्ति को ठीक करता है, कफ का विलयन करता है, श्वास मार्ग को खोल देता है,
अवकाश उत्पन्न कर देता है और सर्कुलेट होने देता है वायु, इसलिए धूमपान का बहुत अच्छा फायदा रहता है। इसी तरह से चरक चिकित्सा में इसके और कुछ बृहण वगैरह चिकित्सा बताइए, वह क्या है, तो हम लोग ये देखेंगे। इसमें बता रहे हैं कि सर्वेषां बृहणे हल्पा शक्यश्च प्रायशो भवेत् नातिरं शमनोपायो भृशो शक्यश्च कर्षणे तस्मात् शुद्धान शुद्धश्च शमने बृहणेरपि हिक्का श्वासार्दित जंतुम प्रायशः समुपाचरेत्। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जिन लोगों का बृहण जरूरी है, जो लोग कृश हैं उनको बृहण करना चाहिए, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं उनका लंघन कराना चाहिए, मतलब उनको पतला करना चाहिए। ऐसा एक सिद्धांत है। मृदु लंघेत, मृदु में थोड़ा सा हल्का भूखे रखना है, तो उनको मृदु रूप में, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण नहीं, तीक्ष्ण मतलब है कि बहुत ज्यादा भूखे नहीं रखना है, कंटिन्यू भूखे नहीं रखना है, एक टाइम का खाना स्किप कराना है, आम का पचन हो जाए, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से लंघनीय जो भी मेडिसिन है, बृहणीय मेडिसिन है, वह सबका प्रयोग करना है। तो लंघनीय काम क्या रहते हैं कि उपवास में रख दें या शुंठी सिद्ध जल दे दें, षडंग पानीय दे दें, ये सब हम लोग करते हैं। इसी तरह से बृहण वाला जब है, जब हमने वमन करा दिया, विरेचन करा दिया, शरीर को शुद्ध करा दिया, बस्ती दे दिया, रक्त मोक्षण शिरो विरेचन करा के सारा कफ को निकाल दिया, फिर बृहण में कंटकारी घृत अच्छा है, तांबुल्यम अच्छा है, ब्रह्म रसायन, आमलकी रसायन, फिर ऐसे ऐसे भल्लातक का भी कल्प का प्रयोग करते हैं। तो इसमें तमक श्वास में जब कफ की संप्राप्ति बहुत ज्यादा रहती है, कफ भुज तमक श्वास रहता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मैं बृहण और लंघन पे कल लेक्चर लूंगा, अभी क्योंकि टाइम हो गया है। आप लोग के जो भी प्रश्न है मैं तमक श्वास कल और अच्छे से बताऊंगा। जो अधूरा भाग है अवेगकालीन अवस्था और वेगकालीन में और क्या क्या योग दे सकते हैं, कल हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को मैं नमस्ते प्रणाम कर दूं, और आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो कृपया यहाँ पूछिए, तो इससे हम लोग ना और चर्चा कर सकते हैं। और 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन होगा। डॉक्टर सॉरी सविता जी हैं, डॉक्टर सविता लांजेवार जी। सविता लांजेवार जी शायद नागपुर की डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर भारती पटेल मैम शायद सूरत की हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। थोड़ा 1 मिनट रुकिए, यहाँ हैंग हो रहा है। हाँ, डॉक्टर रवि कुमार जी बोल रहे हैं, उनका कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर वसु जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य डॉक्टर जितेंद्र भाटिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मुझे इतना प्राउड फील होता है ना कि मैं श्रेष्ठ चिकित्सकों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग खुद ही इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं। मैं जितनी भी तारीफ करूँ ना आप लोग की उतना कम है। आप लोग क्योंकि इतना मन लगा के पढ़ते हैं, पेशेंट देखते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, इसलिए मुझे आप लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तनुजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी ने कुछ लिखा है लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सचिन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति बर्वे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी, देखिए सरोज देसाई जी भी गांधीनगर की डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज करती हैं। डॉक्टर रामोयोध्या शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव जी, देखिए आकांक्षा मैम नागपुर से पढ़ी हैं और नागपुर से पढ़ के हमारे गुरुजी की भी शिष्य हैं, और फिर हमारे गुरुजी की शिष्या जो ये है गौरी सर देशमुख मैम, उनसे भी सीखी हैं, और उसके बाद में प्रयागराज इलाहाबाद में प्रैक्टिस करती हैं और सक्सेसफुल प्रैक्टिस करती हैं, मतलब सारा संप्राप्ति भंग करके आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो आपको प्रणाम। डॉक्टर जितेंद्र भाटिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवराज जी नमस्ते प्रणाम आपको। देखिए डॉक्टर एक ना मैसूर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विश्वनाथ कुमार, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो मैसूर कर्नाटक में प्रैक्टिस करते हैं। एक डॉक्टर कंचन जी हैं जो मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर आरिफ मलिक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी, देखिए ये संत कबीर नगर यूपी में प्रैक्टिस करते हैं, भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक। सभी लोग आते हैं और 7 बजे जरूर लेक्चर सुनते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। मैं आज का जो सेकंड पार्ट है वह हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में ब्रोंकियल अस्थमा पूरा कंप्लीट करना, तमक श्वास, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग कल और इस पे और चर्चा करेंगे। तो मैं अपना नंबर और पासवर्ड नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि मैं आप लोगों को ना और भी बहुत सारे इसमें अनुभूत योग बताऊंगा,
जिसका प्रयोग आप लोग तमक श्वास में करेंगे तो उसमें आप लोग को सफलता मिलेगी। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन पेशेंट ठीक होना चाहिए। दवाइयों का गुणवत्ता ही अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग ना उस पर मैं आप लोगों को कुछ कुछ फार्मूला भी बताऊंगा कि हमें तमक श्वास में क्या देना चाहिए। और मैं वही टॉपिक लेके आता हूँ जिसके पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। अभी ठंडी का सीजन है तो तमक श्वास के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब ऐसे लक्षण लेके पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि मनीषा जी ने बोला है कि कुमारयासव का 1 2 3 नंबर होता है तो कौन सा प्रतिशय में देना है। प्रतिशय में आप देखिए 1 2 3 ये कंपनी बनाती है, ऐसा ये कोई ये नहीं है, मतलब 1 2 3 नहीं रहता है। एक छोटे बच्चों के लिए रहता है, एक गर्भिणी के लिए रहता है, तो अब और एक नॉर्मल लोग के लिए रहता है। आप देखिए वो कंपनी आपको 1 2 3, क्योंकि मैं कंपनी में का यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे उतना याद नहीं है। मैंने बहुत साल पहले 2005 तक किया था, तो छोटे बच्चों का शायद 3 नंबर होता है, मुझे उतना कंफर्म याद नहीं है। आप एक बार देख लीजिए छोटे बच्चों के लिए क्या है और बड़े गर्भिणी के लिए क्या है, नॉर्मल लोग के लिए क्या है। कंपनी मेड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए मुझे उतना जानकारी नहीं है, उसके लिए क्षमा करिए। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:15 हम लोग फिर मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। तो इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड और आईडी मैंने दे दिया है, सभी लोग आइए, आप सभी का स्वागत है। प्रणाम सभी को।